भी बैकफुट पे आ रहा है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ त्रिदीप जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर साहब, जरा प्लीज़ बताइएगा मेरे को, क्योंकि उस डिस्कशन को भी शुरू करना है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त त्रिदीप भट्टाचार्य साहब जुड़ चुके हैं। त्रिदीप, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज आपके आने से पहले एक वाइल्ड स्विंग आया, बट स्टिल आई मीन हम एक बहुत शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं 22,300 की ट्रैजेक्टरी में। त्रिदीप, आपका व्यू इस वक्त मार्केट्स पे क्या है? और अब एक बहुत ही बड़ा इवेंट से बड़ा मतलब भरा जो मंथ है वो शुरू होने वाला है, जिसमें इलेक्शन भी है और अर्निंग्स को भी देखेंगे हम। आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और प्रिफर्ड स्पेस आपके इस वक्त बाजार में क्या है? पहली बात तो धन्यवाद आप मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप पिछला रिजल्ट सीजन देखें तो पिछले रिजल्ट सीजन में नेट हम लोगों को अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिला। 1-2% ही था, लेकिन अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिला, मतलब अर्निंग्स की कहानी दुरुस्त है। अभी जैसे जैन टू मार्च क्वार्टर क्लोज होने वाला है, उसमें जो संकेत हमें आ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने के बाद, वो ये लग रहा है कि ये क्वार्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े नतीजे जो हैं वो बेहतर आएंगे और कंजम्पशन से जुड़े नतीजे जो हैं वो कुछ खास नहीं आएंगे। लेकिन इस बार शायद थोड़े से बैंक्स के नंबर बेहतर आ जाएं ग्रोथ वाइज, ये सुनने को आ रहा है ओवरऑल फ्रॉम अ वेरी नियर टर्म स्टैंड पॉइंट। तो जहाँ तक नियर टर्म की बात है, अर्निंग्स का जो दारोमदार है वो तो ये क्वार्टर भी, मैंने जैन मार्च क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे अगले महीने में, उसमें आपको ब्रॉडली इन लाइन टू स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा। ये पहली बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में एक मेजर करेक्शन या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं दिख रही है। फिर दूसरी बात आते हैं जो नेशनल इलेक्शंस की बात है, उसमें भी अगर आप देखें जैसे जो रीजनल इलेक्शंस का बिल्डअप है, अभी तक की जो तैयारी है, मेरे हिसाब से हेडिंग इनटू इलेक्शन मार्केट का रुझान इस तरफ है कि एग्जिस्टिंग जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो ही आएगी। कितने स्ट्रेंथ से आती है वो एक देखना होगा। तो अगर ब्रॉड तौर पे देखें, अगर 350 से 370 के ऊपर के आंकड़े आए नंबर में, तो मेरे ख्याल से मार्केट एक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। 300 से 370 के बीच में मार्केट शुड रिएक्ट ब्रॉडली न्यूट्रल, और अगर 300 से नीचे आए तो फिर दिक्कत है। नियर टर्म में मार्केट तो मुझे इस तरीके से पैन आउट होता दिख रहा है। ओवर द मीडियम टर्म अभी भी हमारी अर्निंग्स दुरुस्त हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में डरने की बात नहीं है। उस जगह पे रहें जहाँ पे कि वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से मजबूत हैं, जहाँ पे अभी भी अर्निंग्स अपग्रेड आने के चांसेस बेहतर हों। ओके, अच्छा, एक दो स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक बार जरा डीमार्ट का चार्ट देखिए। डीमार्ट में अच्छे खासे मोमेंटम बन रहे हैं। डे हाई पर तो नहीं, लेकिन पिछले 1 घंटे के हाई पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक और स्टॉक है जहाँ पर लास्ट के कुछ मिनटों में करेक्शन आई। जो स्टॉक्स नीचे फिसले उनमें एक लार्सन एंड ट्यूब्रो भी है। आपके स्क्रीन पर डे हाई से अच्छी खासी स्लिप यहाँ पर 22,350 के नीचे अब निफ्टी। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार मूव्स रहे हैं कैपिटल गुड्स में, लार्सन एंड ट्यूब्रो, BHEL, ABB, सीमेंस, इन सब स्टॉक्स में। ये हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में और यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? हैं और 2 साल से हैं। 2 साल से समय अच्छा चल रहा है, पर मेरे ख्याल में अगले साल में इनको एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो कि अभी इस समय की दरकार है, और अगर मान लीजिए स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स देखने को मिलना चाहिए। और ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ अगले 3 से 6 महीने में देखने को मिलेगा कि ये कितने हद तक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फार अगर आप देखें, जैसे जो कुछ कैपिटल गुड्स, नामी कैपिटल गुड्स कंपनीज के अगर आप अर्निंग्स देखें, तो उन्होंने कंसेंसस अर्निंग्स एस्टिमेट्स को ये साल में कम से कम 30 से 40% से बीट किया है। तो काफ़ी बेहतर अर्निंग्स अपग्रेड रेशियो रहा है इन सब कंपनीज का। अगले साल में मेरे ख्याल में ये अर्निंग्स जो अर्निंग्स का डेल्टा है ये उतना शायद ना रहे, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान है, इसको ध्यान में रखते हुए अर्निंग्स तो दुरुस्त रहेंगे। तो आई थिंक अभी का जो माहौल है उसमें कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा वैल्यूएशन में ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले तक जो था वो तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अपग्रेड ड्राइव करता रहा। हमने भी थोड़ा हमारा जो कैपिटल गुड्स का जो एक्सपोजर है, जो पिछले 2 साल से हम मीनिंगफुली ओवरवेट रहे हैं, उसको थोड़ा वैल्यूएशन के मुताबिक थोड़ा सा चेंज किए हैं। जहां वैल्यूएशन थोड़ा सा अभी भी कंस्ट्रक्टिव है, उस तरफ हम
ज़्यादा जुड़े हैं पिछले 6-7 महीने में। ओके, ये था कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू। तो दीप जी, आज एनबीएफसीज में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब B2 को देखिए, बजाज फाइनेंस को, बजाज फिनसर्व को, HFCs में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और ये जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, इनमें तेज़ी का एक वाजिब कारण है गोल्ड प्राइसेस। आप लोग इस वक्त एनबीएफसीज में क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, किस पे ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं? कन्विक्शन का आप लोग का किस पे ज़्यादा है इस वक्त? सो इस तरफ एनबीएफसीज में हमारा रुझान उस तरफ है जिनका की रेटिंग AAA और अबव हो, क्योंकि एनबीएफसीज में मेन कंट्रोवर्सी आज के रेट में ये है कि लिक्विडिटी की बड़ी ज़रूरत है और केवल AAA रेटेड एनबीएफसीज को लिक्विडिटी मिल पा रही है। उसके ऊपर से अगर आप आरबीआई का ध्यान देखें, आरबीआई का ध्यान एनबीएफसी लेंडिंग में खासा तौर से बना हुआ है और वो नहीं चाहते हैं कि स्पेकुलेटिव लेंडिंग इस कैटेगरी में हो। तो कुल मिला के ब्रॉड एनबीएफसी एज अ बास्केट में रेगुलेटर द्वारा काफ़ी प्रेशर बना है। तो इसलिए उस एनबीएफसी की तरफ हम हैं जहाँ जो कि AAA रेटेड है, जहाँ पे कि जो फंड्स उठाने में मार्केट से जिनको कोई तकलीफ ना आए। बाकी बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज मेरे को लगता है कि इन द वेरी नियर टर्म बैंक्स थोड़े से बेहतर पोजीशन है आज के डेट में, लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट्स कट होगा, जो कि मेरे ख्याल में अगले में भी 6-9 महीने में हो, तब एनबीएफसीज का समय आएगा। अभी थोड़ा सा हवा थोड़ी उल्टी दिशा में बह रही है एनबीएफसीज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम थोड़ा सिलेक्टिव है एनबीएफसीज में आज के डेट में। ये आगे चल के जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उस समय थोड़ा सा हम ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होने का रुझान रखते हैं, अगर सब बाकी चीज़ें सेम रही तो। ओके, मीनवाइल वो 22,400 के पुट जो ₹4 वाली 40 हुई थी, वो 40 वाली 120 हो गई। और अब निफ्टी का डेज हाई से फॉल देखिए। और अब तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये निफ्टी ग्रीन में बंद होगा कि नहीं होगा। जिस तरीके से मार्केट गिरा है एकदम से हाई से, एक बार ऑफ हाई वाली प्लेट वापस लेकर आइए। और ऐसा नहीं कि कुछ आया मार्केट में, 250 पॉइंट निकल गए इंट्राडे में एकदम से, 250 पॉइंट साफ निफ्टी में डेज हाई से। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेकर आइए ज़रा, बैंक निफ्टी देखते हैं डे हाई से कितना स्लिप हुआ। आईटीसी देखिए एक बार ज़रा, आईटीसी किस तरीके से डे हाई से एकदम से फिसला यहाँ पर, और अब 22,283 निफ्टी पर। खैर यही मार्केट है। त्रिदेव जी, आईटी स्टॉक्स में क्या करेंगे अब इस समय, लार्ज कैप आईटी में खास तौर से? अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, एक्सेंचर एक वार्निंग दे चुका है। में नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 1-1.5 साल से चला नहीं है, इसलिए वैल्यूएशंस वहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ पॉकेट्स में अभी भी ठीक ठाक है। उसके अर्निंग्स मेरे हिसाब से अगले 1 साल में बॉटम आउट होंगे। तो हमारा शुरुआती स्टांस आज से 6-7 महीने अंडरवेट था, जो अभी हम न्यूट्रल टू मार्जिनली ओवरवेट है। बट हमारा मानना यह है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में इसके अर्निंग्स बेस आउट होने के बाद अगले साल जब ग्लोबल ग्रोथ बॉटम आउट होके रिबाउंड करेगी, उसका प्ले आईटी होगा। तो मेरे ख्याल से आईटी इज एट अ वेरी क्रॉसरोड्स। मेरे हिसाब से आईटी वुड बी द डार्क हॉर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 24। धीमे धीमे एज वी गेट टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, जब रेट कट की बात आएगी, तब ये सेक्टर थोड़ा सा उनके बेहतर दिन शुरू होंगे। अभी ये रिजल्ट सीजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसमें हमारा मानना यही है कि अगर नंबर्स और ना कटें, दैट विल बी ए पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। और जो मुझे कंपनी से बात करके समझ आ रहा है, शायद अपने को ऐसा देखने को मिले। लार्ज कैप आईटी में हम लोग थोड़ा सा कम पॉजिटिव हैं, ऐसा कहूँगा, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप आईटी में अभी भी ग्रोथ है। मिड और लार्ज कैप आईटी में थोड़ा सा ग्रोथ अभी भी कम है। तो इसलिए बट ये सेक्टर एक तरीके से एक ही साथ चलेगा, तो नेट नियर टर्म में तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये क्वार्टर में अर्निंग्स डाउनसाइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। त्रिदीप जी, फार्मा में और इनफैक्ट हेल्थ केयर में अब आपके पास 3 पॉकेट्स हैं फार्मा कंपनियां। फार्मा में भी आई थिंक वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट्स करती हैं, स्पेशली जेनरिक मार्केट पर फोकस करती हैं, इंडिया ओरिएंटेड कंपनियां जिनका ज़्यादातर अगर आप देखें सेल्स इंडिया में है। फिर आपके पास हॉस्पिटल स्टॉक्स हो गए, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में 3-4 दिन से काफ़ी कंफर्ट है। प्राइसिंग थोड़ा सा अपसाइड में एक बार फिर से हो रही है, आई मीन प्राइसिंग स्ट्रांग हो रही है, इस बात की गुंजाइश को देखते हुए आपका इस 3-4 सेगमेंट्स में से हेल्थ केयर और फार्मा में ज़्यादा कन्विक्शन कहाँ पर है?
सो फार्मा में देखिए जो हमारा जिसमें हम बेट कर रहे हैं वो है कि यूएस में जो प्राइसिंग सिनेरियो है ये थोड़ी सी प्राइसिंग डिक्लाइन जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि सालाना तौर पे यूएस में प्राइस डिक्लाइन होता था आज से 2 साल पहले करीबन 10% से 15% के बीच में, वो अभी घट के 3 से 7% होके रह गई है। तो इसका जो बेनिफिट है कंपनीज को, इंडियन कंपनीज जिनका कि यूएस एक्सपोजर है, उनको देखने को मिलेगा अगले 3 से 4 क्वार्टर में। तो उसमें वो दैट इज वो एक सेगमेंट है जहाँ पे कि हम बेट कर रहे हैं। एक हुआ। दूसरा, हम ओवरऑल डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज में पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक एरिया में ऑपरेट करते हैं उनमें बेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ स्ट्रक्चरल तौर पे थोड़ी सी बेहतर दिखती है। इसको छोड़ करके हॉस्पिटल्स में हम एक्चुअली थोड़ा सा पहले के मुताबिक ये तेजी में थोड़ा सा हमने अपना वेटेज घटाया है, क्योंकि उसमें जो एक इंडस्ट्री रेगुलेशन है वो नियर टर्म शायद ना आए, लेकिन अगले 6 से 12 महीने में यहाँ एक रेगुलेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे कि थोड़ा बहुत प्राइसिंग को कंट्रोल में किया जाएगा। उसका इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी का हिट थोड़ा आना अभी बाकी है, तो वहाँ पे हम थोड़े से केयरफुल हैं। और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स मुझे तो पर्सनली बहुत महंगे लगते हैं अभी भी। आई नो अभी लास्ट 1-2 वीक में चले हैं, बट मेरे ख्याल में वहाँ अभी भी ऑनलाइन का जो पेनिट्रेशन है, उसका जो प्रेशर है, वो अभी भी बना हुआ है। सो नेट अभी भी हम लोग प्रॉपर फार्मा कंपनीज में बेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली द यूएस फोकस कंपनीज। वहाँ हमें लगता है कि अभी भी तेजी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट 22,271 22,500 क्रॉस